हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है। डीसी मशीन हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल 4 का है वो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। राइट। थ्री फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। राइट। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली इज नोन एज एसिंक्रोनस मशीन। ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो असिंक्रोनस मशीन है। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकती हो। ठीक है। व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है ns इक्वल्स टू 120f अपॉन p। राइट। तो यहाँ पर अगर हम कहें ns इज बेसिकली द सिंक्रोनस स्पीड, f इज द फ्रीक्वेंसी, p इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो मशीन के अंदर जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उसके हिसाब से एंड व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से हम लोग मशीन के चलने की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है एंड नंबर ऑफ पोल्स हमारे 4 हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू आती है 120 इंटू 50 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1500 आरपीएम। ठीक है। तो फॉर ए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 4 नंबर ऑफ पोल्स द सिंक्रोनस स्पीड शुड बी 1500 आरपीएम। सो योर इंडक्शन मशीन विल नेवर रन ऑन दिस 1500 आरपीएम। उसका रीजन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये 1500 आरपीएम पे नहीं चल सकता, लेकिन ये मशीन कहीं ना कहीं नियर अबाउट 1500 आरपीएम पे चलता है। यानी कि जो मशीन की एक्चुअल स्पीड होती है, रनिंग स्पीड, जिसको हम लोग एनआर से जानते हैं। एनआर का मतलब है कि वो पार्ट जो मशीन का रोटेट करने वाला पार्ट है, जिसको रोटर कहते हैं, वो आपका हमेशा 1500 आरपीएम से कम पे चलेगा, जो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। ठीक है। एंड द स्पीड, एक्चुअल स्पीड विल बी समवेयर नियर अबाउट 1500 आरपीएम। that may be around 1440, 1450 and something like that, 60, 70, 80 in no load condition। मोटर की जो स्पीड है वो लगभग 1490 तक भी हो सकती है, 1495 भी हो सकती है, लेकिन जब हम मशीन को एक्चुअल में लोड देंगे तो वो मशीन आपकी 1440-50 तक पहुंच सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इस मशीन को इंडक्शन क्यों कहा गया है? वाई दिस इज कॉल्ड इंडक्शन? तो इंडक्शन कहने के पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि ये मशीन आपकी फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने देखा ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है, जहां पर हम फ्लक्स कट करके ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसफार्मर की तरह यहाँ पर भी काम होता है। इसी वजह से इसका नाम इंडक्शन है। और इंडक्शन के साथ साथ इसको हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग बिल्कुल एक ट्रांसफार्मर की तरह आइडेंटिकल है। ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी पे और सेकेंडरी साइड पर हम पावर ट्रांसफर ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस इंडक्शन मशीन में भी जो हमारी प्राइमरी है, यानी कि जो हमारा स्टेटर है, वो एज ए प्राइमरी यहाँ पर काम कर रही है, और जो हमारा रोटर है वो एज ए सेकेंडरी यहाँ पे काम कर रही है। राइट। तो इस तरह से प्राइमरी पर हम लोग सप्लाई लगाते हैं, यानी कि स्टेटर पे हम लोग सप्लाई लगाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटर रोटर के अंदर करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की हेल्प से ट्रांसफर किया जा सकता है। राइट। नाउ दिस इंडक्शन मोटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड मशीन। ठीक है। कॉमनली यूज्ड का मतलब क्या है? क्योंकि इस मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी रग्ड है, और ये जो मशीन है वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, हाईली एफिशिएंट मशीन है, और जो भी हमारी यूजुअल एप्लीकेशंस होती हैं मैकेनिकल लोड को चलाने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से इसको हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो एक एसी मशीन है। एसी मशीन के अपने खुद के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर द डीसी मशीन। इसके बाद ये एसी के साथ साथ थ्री फेस मशीन भी है। राइट। तो थ्री फेस हो या सिंगल फेस हो, ऑल्दो एसी हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, बट सिंस दिस इज ए थ्री फेस मशीन, सो थ्री फेस इज हैविंग मोर एडवांटेजेस इवन देन सिंगल फेस मशीन। जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, for a small size we can have a large power of machine. ठीक है। and then we have this induction motor which itself is very advantageous in case of industrial applications, because unlike in this DC machine it do not use any brushes। ठीक है। जो brushes और commutator है यहाँ पे DC machine के अंदर में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है DC मशीन के लिए, due to frequent maintenance and sparking due to the current and all। So these two parts are missing in case of induction motor. That is why the induction machine is one of the preferred machine
फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। थ्री फेज की बात करें तो यस इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बट जब हम सिंगल फेज की बात करेंगे तो दैट विल बी फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशंस ऑल्सो। ठीक है, डीसी मशीन में जो मेन एडवांटेज हमने देखा था, अगर हम अभी फिर से उसकी बात करें तो उस मशीन में जो स्पीड है वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि स्पीड को बहुत आसानी से हम लोग डीसी मशीन में कंट्रोल कर पाते हैं। दैट इज वाई डीसी मशीन इज वन ऑफ द most preferred machine in previous time. We can say it is early 50-40 years back DC machine को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे because of this simplicity in the speed control. But after some एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर के फील्ड में कुछ बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए जिस वजह से हम इंडक्शन मशीन को बिल्कुल डीसी मशीन की तरह कंट्रोल कर पाते हैं, राइट। इनिशियली देखा गया कि इंडक्शन मशीन का स्पीड कंट्रोल थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन जब एडवांसमेंट्स होने की वजह से हमें इंडक्शन मशीन के ऊपर रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि यस वी कैन कंट्रोल दिस इंडक्शन मशीन जस्ट लाइक इन केस ऑफ डीसी मशीन, तो ये मशीन आपकी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मशीन बन गई थी। ठीक है, नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस इंडक्शन मोटर, एक बार इसका एक डायग्राम बना ले। सो हियर इज द थ्री फेस इंडक्शन मशीन। इसका एक जनरल पिक्चर हमने डायग्राम बनाया है जिसमें हम लोग स्टेटर को शो कर रहे हैं, रोटर को शो कर रहे हैं, शाफ्ट को शो कर रहे हैं। दिस इज द सेंट्रल पार्ट दैट इज द शाफ्ट एंड हियर यू कैन सी द थ्री फेस एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द मशीन। ठीक है, तो आपका थ्री फेस एसी सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पर जो स्टेटर है इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कांस्टेंट वैल्यू का, जो आपका सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता है, जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर्स के अंदर फ्लक्स कट होने की वजह से करंट फ्लो होता है एंड आपका जो टॉर्क है वो जनरेट होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी द एक्चुअल डायग्राम ऑफ स्टेटर। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है दिस इज द स्टेटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। आपके पास एक आउटर फ्रेम है जो हम एक ऐसे आयरन से बनाएंगे, जो ऐसे कास्ट आयरन से बनाएंगे जो कि मैकेनिकल प्रेशर को हैंडल कर सके। स्टेटर वाइंडिंग आपको दिख रही है जो अंदर की तरफ है स्टेटर के, और कोर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेटर के इनर पेरिफेरी पे स्लॉट्स होते हैं जिन स्लॉट्स के अंदर ये स्टेटर वाइंडिंग को प्लेस किया गया है। ठीक है, तो जो भी अंदर का मटेरियल है स्टेटर का दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ सच ए मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, जो कि हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, एडी करंट लॉसेस होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कहीं यहाँ पर एक टर्मिनल बॉक्स भी होगा, टर्मिनल बॉक्स जहाँ से हम लोग सप्लाई लगाएंगे, थ्री फेज सप्लाई इसको देनी है। ठीक है, तो जब हम स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई लगाते हैं तो थ्री फेज सप्लाई जो हमारी होती है अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट फेज सीक्वेंस, RYB हमारा फेज सीक्वेंस है, इसके हिसाब से थ्री फेस वाइंडिंग्स हमें चाहिए यहाँ पे जो स्टेटर की वाइंडिंग है। So whenever a three phase supply is connected through this terminal box to this stator winding, a rotating magnetic field जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे आपके रोटेट हो रहा है और कांस्टेंट वैल्यू का है, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस रोटेटिंग फील्ड इज फाई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो हर एक फेज क्या करता है अपने फेज के अकॉर्डिंगली एक एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है मशीन के अंदर, और जब इन तीनों फ्लक्सेस को हम कंबाइन करके देखते हैं तो वी गॉट ए रिजल्टेंट फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम विच इज ऑलवेज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे स्टेटर के पास कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो आपका डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर, जो कि हमारी यूजुअली 50 हर्ट्ज होती है। एंड द नेक्स्ट इज हाउ मच इज द स्पीड ऑफ द मशीन जिसके ऊपर उसको चलाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमारे पास 50 हर्ट्ज रहेगी, लेकिन मशीन को कितनी तेज चलना है उसके ऊपर हमारे डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ पोल्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन NS इज इक्वल्स टू 120F/P, जो कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, राइट। और जो नंबर ऑफ पोल्स हैं दैट विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, 2 4 6 8 समथिंग लाइक दिस। हमेशा दो नंबर ऑफ पोल्स हमेशा एक पेयर में ही आएंगे, जैसे N और S, नॉर्थ और साउथ एक आपका पेयर बनता है जो 2 पोल की मशीन के लिए एप्लीकेबल है। नाउ रोटर की बात करते हैं। रोटर इज ए पार्ट ऑफ द मशीन विच इज रोटेटिंग। ठीक है, जो घूमने वाला पार्ट है वो रोटर कहलाता है, राइट। तो बेसिकली थ्री फेस इंडक्शन मशीन का जो रोटर है वो दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं स्क्वायरल केज और दूसरे को कहते हैं स्लिप रिंग और वाउंड रोटर। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रोटर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मशीन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रोटर वी क्लासिफाई द थ्री फेस इंडक्शन मोटर। सेम दोनों टाइप का आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर भी होगा।
ठीक है, तो ये दोनों रोटर्स किस किस तरह के दिखते हैं एक बार इनको देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। दिस इज द स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये पोर्शन है ये एक स्क्वायरल के केज की तरह से दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली इस स्क्वायरल केज रोटर के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम और कॉपर के बार्स के थ्रू हम लोग कंडक्टर्स को लगाते हैं जिससे रोटर की वाइंडिंग्स लगेगी, और उन कंडक्टर्स को हम एंड रिंग्स के थ्रू शॉर्ट करके सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, शाफ्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है, रोटर कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो मेटल के बार्स हैं। साथ ही साथ आपका जो स्क्वायरल केज रोटर है वो ऊपर से आपको कुछ स्क्वायरल के केज जैसा नजर आ रहा है, यानी कि ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्टेड लाइन है, इंक्लाइन लाइंस है। इनको ऐसा बनाने का मेन स्पेसिफिक रीजन ये है कि इसकी वजह से हम लोग मशीन के अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब है कि आपका स्टेटर और रोटर के दोनों के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके लॉक नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर वो लॉक हो जाते हैं तो मशीन को चलने में आगे प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ये इस तरह का बनाया जाता है ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड किया जा सके। दूसरा रीजन है यूनिफॉर्मली टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना, यूनिफॉर्म टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन में ये मदद करता है। और तीसरा है इसको करने से हमारा जो नॉइज है मशीन का चलने का वो बहुत ही कम रहता है। एक और क्लियर पिक्चर हम इसके लिए देखते हैं, थोड़ा सा और बेटर हमें समझ में आएगा। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो रोटर के कंडक्टर्स हैं ऊपर से स्क्यूड हैं, जिसकी वजह से हम बता रहे थे कि स्क्यूड होने की वजह से ये सारे एडवांटेजेस जो ऊपर डिस्कस किए हैं। आपको इसमें रोटर बार्स नजर आ रहे हैं, एंड रिंग्स नजर आ रही हैं, रोटर का शाफ्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज अनदर पिक्चर फॉर द सेम थिंग। दूसरा जो आपका रोटर है वो है स्लिप रिंग और वाउंड रोटर। ठीक है, अब स्लिप रिंग और वाउंड रोटर कैसा होता है आप इसको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। इसमें भी आपका जो अपर पार्ट है वो भी स्क्यूड है। ठीक है, तो जो चीज हम स्क्यू करने से देख पा रहे हैं वो सारे एडवांटेजेस हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं। रोटर वाइंडिंग्स जो रोटर कंडक्टर्स प्लेस्ड हैं स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पर एडिशनल लग रही है वो है स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। ठीक है, स्लिप रिंग और ब्रशेस हमें क्या मदद कर रहे हैं, बेसिकली स्लिप रिंग और ब्रशेस की मदद से हम लोग रोटर के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस वाले टाइप में जो कि स्क्वायरल केज में नहीं होता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। यहाँ एक और कनेक्शन डायग्राम इसका दिया गया है, इसमें आप देखेंगे 3 फेज सप्लाई यहाँ पर स्टेटर साइड से दी गई है जो डेल्टा कनेक्टेड है। रोटर यहाँ पे स्टार कनेक्टेड दिखाया गया है, जिसके साथ हम लोग शाफ्ट के थ्रू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस को कनेक्ट करते हुए ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ द मशीन। ये रेजिस्टेंसेस आपके स्पीड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दूसरा ये है जो आपके टॉर्क को भी चेंज कर पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस हम लोग टॉर्क को बदल सकते हैं, मशीन के टॉर्क को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस को बढ़ाने से मशीन में एडिशनल लॉसेस जरूर होंगे जिससे मशीन की एफिशिएंसी पे इफेक्ट आएगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करके हम लोग अगर टॉर्क को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ सम एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ दिस वाउंड रोटर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग हियर इज दैट कि जो स्लिप रिंग्स हैं वो पूरी तरह से आपके शाफ्ट से डिस्कनेक्टेड होती है, यानी कि इंसुलेटेड होती हैं, यहाँ किसी भी तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता शाफ्ट के साथ। और आपका जो स्लिप रिंग्स हैं वो एक स्पीड कंट्रोल करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए भी काम में आती है, यानी कि एक तरह का ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है आपके मशीन के चलने की। एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी हमें यहाँ पर चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं वो स्लिप रिंग्स के थ्रू हम लोग वॉच रखते हुए मशीन को उस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दो टाइप के मशीन्स हमने पढ़ी हैं, एक स्क्वायरल केज और एक वाउंड रोटर। ये दोनों ही टाइप के मशीन्स अपने आप में सुपीरियर हैं, जिसमें स्क्वायरल केज का जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ा सिंपल है, जबकि थोड़ा सा वाउंड रोटर में स्लिप रिंग्स की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देयर आर अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दीज टू। अगर हम लोग दोनों मशीन्स के बारे में, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग के बारे में बात करें कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो इसका स्क्वायरल केज का कंस्ट्रक्शन सिंपल है, जबकि स्लिप रिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हम लोग स्क्वायरल केज में रोटर बार्स को शॉर्ट करते हैं एंड रिंग्स की हेल्प से। ठीक है, एंड रिंग्स यहाँ पर लगी हैं जो रोटर कंडक्टर्स को शॉर्ट करने की मदद, शॉर्ट करने के काम में ली जा रही हैं। जबकि स्लिप रिंग के अंदर जो हमारी वाइंडिंग्स हैं वो 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं, सिमिलर टू द स्टेटर।
ठीक है, जो कि स्क्वायरल केज में नहीं होती। वहां सिंपल हम कंडक्टर्स को शॉर्ट कर देते हैं हैंड रिंग से ताकि हमारा सर्किट क्लोज हो जाए। यहाँ पर स्क्वायरल केज के अंदर हमारा स्लिप रिंग नहीं है एंड ब्रशेस भी नहीं है, नो स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। यहाँ पर हमारे पास स्लिप रिंग एंड ब्रशेस हैं फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पे किया जा सकता है। स्क्वायरल केज के अंदर स्पीड कंट्रोल नहीं पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, बाय रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे चूंकि हम रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते तो हायर एफिशिएंसी हमें मिल जाती है, और इस वाली मशीन में चूंकि रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे रोटर साइड के, जिस वजह से एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लोअर एफिशिएंसी। अगर हम दोनों मशीन को कंपेयर करें तो आपका जो स्क्वायरल केज है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्क्वायरल केज इज यूजफुल फॉर द लेथ्स, फैन, ड्रिलिंग मशीन्स, ब्लोअर्स, वाटर पंप्स। ठीक है, आप इन सभी एप्लीकेशंस को देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सारी एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन हैं जो लगभग कांस्टेंट स्पीड पर चलने की डिमांड करती हैं, और आपके जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। जबकि स्लिप रिंग को हम लोग यूज़ करेंगे लिफ्ट्स में, क्रेन्स में, एलिवेटर्स में। ये सारी वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से आउटकम निकल के आ रहा है कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन है उसमें आपको हाई टॉर्क मिलता है, और स्क्वायरल केज में आपका जो टॉर्क है वो मीडियम रहता है। ठीक है, तो ये आपकी लो टॉर्क मशीन है, ये आपकी हाई टॉर्क मशीन है जो हम अचीव कर सकते हैं। और ये हाई टॉर्क हम कैसे अचीव कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द 3-फेज इंडक्शन मोटर, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। थैंक यू।